ठीक है। आर्टिकल 20 क्या कहता है, ठीक है, अगर आर्टिकल 20 की बात करूं तो कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो इसमें मतलब क्या है, इसमें तीन तरह से मैं आप लोगों को इसको समझाना चाहूंगा कि अगर कोई भी इंसान किसी चीज के लिए कन्विक्ट होता है, सपोज आज चोरी की, अगर मैं कोई चोरी करता हूं या कोई मिस्टर एक्स है, ठीक है, मिस्टर एक्स ने चोरी की और उस चोरी की सजा है 6 मंथ्स। ठीक है, 6 मंथ्स। और 4 दिन बाद एक ऐसा लॉ पास होता है कि अब से जो चोरी करेगा उसको फांसी की सजा मिलेगी। अब से जो चोरी करेगा वो फांसी की सजा मिलेगी। ठीक है, और ये सपोज जो मिस्टर एक्स ने चोरी की है 3 दिन पहले, ठीक है, इस लॉ से के पास होने से 3 दिन पहले, ठीक है, तो जो मिस्टर एक्स को जो सजा मिलेगी वो नए लॉस के अकॉर्डिंगली नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन क्या बोलता है, ठीक है, कि जैसे मैं अ पर्सन कैन नॉट बी कन्विक्टेड, जैसे मैंने ये लिखा है, अ पर्सन कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर एन एक्ट दैट वाज कमिटेड एट अ टाइम व्हेन द एक्ट हैड नॉट बीन डिक्लेयर्ड बाय लॉ एज एन ऑफेंस। ठीक है, एज एन ऑफेंस। ठीक है, जब तक वो ऐसा एक ऑफेंस नहीं बन जाता। अगर आज की डेट में कोई बाहर किसी स्ट्रीट डॉग को मार देता है गाड़ी पे चलते चलते, सपोज टायर के नीचे आया था, तो उसको कोई, उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। कल को शायद ऐसा निकल जाएगी, अगर कोई भी स्ट्रीट डॉग को मारता है, अगर गाड़ी के नीचे भी आ जाता है, तो उसकी जो सजा है वो 2 महीने की रहेगी जी। ठीक है, तो अगर मैंने किसी को मार भी दिया है, स्ट्रीट डॉग को मार भी दिया है, और वो उस लॉस को बनने से पहले मारा है, तो मेरे को कोई भी सजा नहीं हो सकती है। और अगर कोई सजा होगी भी तो वो पहले वाली होगी जो पहले से डिसाइडेड है। जो नई नई कुछ कोई नई अगर उसमें सजा बनाई है तो वो मुझे नहीं मिल सकती है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं डबल जियो पार्टी। ठीक है, डबल जियो पार्टी। डबल जियो पार्टी की बात करूं मैं, तो डबल जियो पार्टी का मतलब होता है कि एक ही इंसान को दो बार सजा नहीं मिल सकती एक सेम ऑफेंस के लिए। ठीक है, हाँ, वो 2 बार कन्विक्टेड नहीं कर सकते हम उसको एक सेम ऑफेंस के लिए। सपोज कि किसी ने चोरी कर दी है या किसी ने किसी को मार दिया है, अच्छा 14 साल के लिए सजा कर दी, अच्छा वापस से 14 साल के लिए कर दो, ऐसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या सपोज अगर उसके ऊपर ट्रायल चल रहा है और वो अपनी सजा काट रहा है, किसी ने चोरी की है और उसके ऊपर ट्रायल चल रहा है, उसने सजा काट लिया और चोरी की सजा उसकी है 6 महीने और उसने सजा काट ली है 2 साल की, तो ऐसा तो होगा नहीं कि अब उसके 1.5 साल तो कहां से लाके देंगे। बट हाँ, उसने सजा अपनी काट ली। अब ऐसा नहीं होगा कि अब उस 2 साल बाद उसके ट्रायल में प्रूव हो गया कि हाँ जी इसने चोरी की हुई है। ऐसा नहीं होगा कि उस चोरी की अब सजा उसको वापस मिलेगी, बिकॉज उसने तो वो 6 महीने काट लिए ना। तो कोर्ट बोलेगी कि चलो जी इसने अपनी सजा कर ली है, इसको रिहा कर दो। ठीक है, और प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इन क्रिमिनेशन। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है कि जैसे आप लोगों ने मूवीज, अगर जो बच्चे देखते होंगे उनको पता होगा कि वो आप किसी को भी अपने खिलाफ विटनेस नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो अपने खिलाफ, जैसे सपोज कि मैंने ही चोरी की और मैं बोलूं हाँ मैंने ही चोरी किया, मैं विटनेस हूं, विटनेस मैंने कबूल नहीं किया, मैं विटनेस हूं, तो अपने ही खिलाफ या अपने ही किसी ऑफेंस के लिए मैं खुद विटनेस नहीं बन सकता हूँ। ठीक है, या सपोज मेरे किसी ने किया है और मैं उसको बोल रहा हूँ कि मैंने ही कंप्लेंट किया है और मैं खुद ही बोल रहा हूँ जाके कि यार हाँ मैं विटनेस हूं, मैंने देखा है, तो मैं वो भी नहीं कर सकता। राइट, तो इसके बीच में आर्टिकल 20 के बीच में ये सब आ जाता है। आर्टिकल 21 की अगर यार मैं सिंपल बात करूं ना, आर्टिकल 21 को सिंपल इतना ही रखो, इसको एक बारी गो थ्रू कर लेना। ठीक है, आर्टिकल 21 को इतना ही रखो, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तुम्हारे एग्जाम में इतना ही पूछा जाएगा कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी किसके अंदर आता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ किसके अंदर आता है, प्राइवेसी किसके अंदर आती है, यही पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, एक बार पढ़ लेना, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लेना, आप लोगों को पूरा समझ आ जाएगा। बट इसमें आप लोगों को इतना ही जानने की जरूरत है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात कौन करता है, आर्टिकल 21। और इसके अंदर आर्टिकल 21A भी आता है, मैंने यहाँ पे लिखा आर्टिकल 21A भी आता है।
ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21A जो कि एडिड हुआ था 86th अमेंडमेंट, ठीक है, ये एक बार लिख लेना, या मैंने लिखा भी होगा शायद से, हाँ ये लिखा ना, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, ठीक है, जिसके अंदर हमें क्या बोला था, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है, जो कितने साल से लेके कितने साल के बच्चों के लिए, 6 से लेके 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, 2002 में आया था। ओके, आर्टिकल 22 की बात कर लेते हैं, उसके बाद इसमें और कुछ ज्यादा जानने वाला नहीं है। आर्टिकल 22 की बात कर लेते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस, ठीक है, तो इसमें भी बस तुम्हें इतना ही जानने की जरूरत है कि ये क्या बोलता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। बस इसमें तुम ज्यादा अंदर मत घुसो, क्योंकि तुमने ज्यादा इसमें पीएचडी नहीं करनी है, तुम्हें इसमें ज्यादा आंसर राइटिंग नहीं करनी है लाइक केएस। तुम्हें डायरेक्ट वनडे एग्जाम है, सीधा क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, टिक मार के निकलने वाला काम करना है तुमने, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद आर्टिकल 22 की बात करते हैं, सॉरी 22 की तो कर लिया, आर्टिकल 23 की बात करते हैं, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक का मतलब ये वो गाड़ियों वाला ट्रैफिक नहीं है, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पता है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है किडनैप करके लोगों को मजदूरी करवाना, लोगों से बंधुआ मजदूर बना देना, भीख मंगवाना, ठीक है, या उनसे फोर्स लेबर करवानी है, एक तरह से मैं बोल दूं कि फोर्स लेबर, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है। अगर कोई किसी की ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, सपोज कोई मेरे को कल को उठा के ले जाता है और सिग्नल पे खड़ा कर देता है, बोलता है मांग भी, ठीक है, तो मैं जाके डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि मेरी ट्रैफिकिंग हो रही है, या किसी कुछ इस तरह से, या स्टेट भी ऐसा नहीं कर सकती जबरदस्ती किसी को पकड़ के तो कहीं ले जाके काम करवा ले, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, या फिर फोर्स लेबर, तो ऐसे नहीं कर सकते। आर्टिकल 24 की बात करते हैं, इनको ज्यादा हमें इनके अंदर नहीं घुसना है, ठीक है। आर्टिकल 24 की बात करते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, तो बच्चों से हम काम नहीं करा सकते, ठीक है, फैक्ट्रीज में, ठीक है, कब तक, जब तक वो 14 साल से, जब तक वो 14 साल से नीचे हैं, ठीक है, जब तक वो 14 साल से नीचे हैं तब तक उनसे काम नहीं करा सकते। अगर हम ऐसा कराते हैं तो 2 साल की सजा, ठीक है, प्लस 50,000 का फाइन, 1 2 3 4, ठीक है, प्लस 50,000 रुपए का फाइन भी है, ठीक है। तो अगर हम कभी किसी को अगर देखते हैं कि कोई बच्चा 14 साल से नीचे का काम कर रहा है कहीं पे, ठीक है, तो उसके लिए जो बंदा उससे काम करा रहा है, जो इंसान उससे काम करवा रहा है, तो वहां पे क्या होगा, उसको 2 साल की, अगर चाहे स्ट्रेट चाहे अगर उसके ऊपर मुकदमा हो तो उसको इतनी सजा और इतना फाइन हो सकता है, ठीक है। उसके अंदर उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 25 के ऊपर, ठीक है। आर्टिकल 25 बोलता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। तो इसमें एक ये सिंपल इतना ही इसको याद रखना कि कोई मतलब ज्यादा हम फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं रिलीजन को लेके, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा आपको लेने की परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 27 के ऊपर चले जाएं, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ये भी एक तरह से बस इसको पढ़ के ध्यान में रखना कि रिलीजन वाले कितने हैं, ठीक है। और उसके बाद आर्टिकल 28 के ऊपर आ जाए, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक। 29 के ऊपर आ जाते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है, माइनॉरिटीज, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रखना इनमें, ठीक है, कि माइनॉरिटीज की इंटरेस्ट की बात कौन सा आर्टिकल करता है, ठीक है, तो वो आर्टिकल है 29। और ये आर्टिकल वो भी था मेरे हिसाब से जो कि फॉरेनर्स एंजॉय नहीं करते हैं, सिर्फ इंडियंस को ही, इंडियन सिटीजन को ही इसकी मिलती है, ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाता है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 बोलता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो ये दो आर्टिकल जो हैं इनको थोड़ा सा एक बार ध्यान रखना, क्योंकि यहां से आपको शायद क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज आपको कोई मतलब मुझे लगता नहीं है, ऊपर वाले को मैंने इतना कभी एग्जाम में देखा नहीं है। मतलब अगर मैं रेशो की बात करूं तो
अगर सपोज 100 एग्जाम्स में जो मैंने क्वेश्चन देखे हैं, जितने मैंने मार्क करवाए हैं तुम्हें अभी तक, उसमें से क्वेश्चन आएंगे और इनमें से शायद एक बार आ जाए, वो भी बहुत है, 99% वहीं से क्वेश्चन आएंगे। बट देन ऑल्सो छोड़ना नहीं है, पढ़ना है, क्योंकि डायरेक्ट सीधे के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है, ऐसे घुमा फिरा के वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा कभी भी, सीधा क्वेश्चन आएगा। ओके, और उसके बाद मैं आ जाता हूं आर्टिकल 32। लास्ट हमारा जो आर्टिकल है आज का, वो आर्टिकल 32 है, ठीक है। लास्ट आर्टिकल 32 के ऊपर आ जाते हैं। मैंने जैसे कि ऊपर बता दिया, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला गया है, ठीक है। और आर्टिकल 32 के अंडर हम सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226, ठीक है, याद रखना आर्टिकल, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आर्टिकल यहाँ पे कहीं पे मैंने लिखा भी होगा शायद से, आर्टिकल 226, ठीक है। 226 के अंदर हम कहा जा सकते हैं, हाई कोर्ट, ठीक है। और आर्टिकल 32 के अंदर हम कहा जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आर्टिकल 32 के अंदर हम कहा जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 226 के अंदर हम कहा जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक। तो और जब इसको और मैंने एक और बात बताई थी, दिस इज कॉल्ड एज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हार्ट एंड सोल ऑफ, या सोल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है। बी.आर. अम्बेडकर जी ने ये बात बोली थी कि ये जो एक आर्टिकल है, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला मैं बोलूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी लॉ या अगर कोई भी फंडामेंटल राइट किसी का भी वायलेट होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर जस्टिस देने के लिए अगर कोई आर्टिकल बना है, तो वो आर्टिकल कौन सा है? वो आर्टिकल 32 ही है। अगर आर्टिकल 32 ना हो तो बाकी सब जब मर्जी वायलेट होते रहे, क्या फर्क पड़ता है? मैं किस आर्टिकल के थ्रू जाके जस्टिस मांगूंगा? तो वो आर्टिकल के थ्रू जिससे जाके मैं जस्टिस मांगूंगा, दैट इज आर्टिकल 32। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। और जब कोई भी आर्टिकल, जैसे सपोज कोई भी फंडामेंटल राइट हमारा वायलेट होता है और कोई इंसान जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाता है, तो उसके वहां से जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाके अगर वो बोलता है कि मेरा जी फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, तो कोर्ट क्या करती है? कोर्ट कुछ रिट्स को वहां से इशू करती है, ठीक है। और उन रिट्स का नाम मैं आज बता रहा हूं, इसको डिस्कस अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। रिट्स का नाम है हैबियस कॉर्पस, सर्चरी, प्रोहिबिशन, मैंडेमस और क्यू वारंटो, ठीक है। ये 5 तरह के रिट्स हैं, ठीक है, जो कि, ठीक है, एट द टाइम ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ये इशू की जाती हैं कोर्ट के द्वारा। तो चलिए, तो आज फंडामेंटल राइट्स हमने अच्छे से कर लिए। इसमें जितने क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों को सारे बता दिए। एक बारी जरूर ये काम जरूर कर लीजिएगा। अपना जो पीडीएफ होगा उसको 1 से 2 बार रीड जरूर करना, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आपको क्वेश्चन आ जाएगा। जेकेएसएसबी क्या छोड़ो, आप एसएससी का भी कोई भी एग्जाम ले लोगे, मेरे को नहीं लगता इससे बाहर तुम लोगों को कोई क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से गो थ्रू करना, उसके बाद जब एमसीक्यूज करेंगे फिर उसको और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे और पक्का कर लेंगे अपने टॉपिक को, ठीक है। चलिए, ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्दी, ओके।